दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में श्रीमती अंबर खान और आरिफ अजाकिया चर्चा करते हुए ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सारी जनता भूखों मर रही है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है और गवर्नमेंट की नाकामी से हम लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो केवल कश्मीर का राग अलापे जा रही है और भारत के कश्मीर में भी इनके द्वारा बहुत अत्याचार किए गए हैं। भारत को पहले से ही इनको सक्का कसना चाहिए था, परंतु पता नहीं किस कारण से पिछली गवर्नमेंटों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज के दिन में मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम इस बात के लिए उनकी तारीफ़ करते हैं और चाहते हैं कि वो और सुधार करें। परंतु भारत के सेक्युलर लॉबी और कुछ स्वयंभू मुस्लिम नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं, उनकी भावनाओं का अनादर करते हैं। उन्हें कुछ समझते नहीं हैं, उन्हें भी बाज आना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान की ये स्थिति है कि वो अपने आप को अरब होने में गर्व भी महसूस करता है, जबकि अरब लोग उसे कुत्ते का भी भाव नहीं देते। और अपनी जनता, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, हम लोगों को नैतिकता की पहले शिक्षा देनी चाहिए, मानवता की शिक्षा देनी चाहिए। उसके बजाय हम उन्हें गलत शिक्षा देके अपराधी बना रहे हैं जो जेलों में भरे हुए हैं। पूरे विश्व में अगर गणना की जाए तो जेलों में सर्वाधिक मुस्लिम ही बंद हैं। अपराधी मनोवृत्ति के कारण वो अपने समाज को तो कुछ नहीं कर पा रहे और पूरे दूसरे लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। आइए देखें इस वीडियो को। आप मैसेज पढ़ें और उनकी तारीफ पढ़ें और उनकी चीजें पढ़ें, वो सारी वो हैं जो एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए की जाती है। तो मैं तो समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा दिन है। और क्योंकि मोदी जी ने तो मेरे ख्याल में अहद किया हुआ है सबको बहुत वापस सही कहते हैं ना, सही जगह पे सब चीजों को बैठाने का। तो दुआ करती हूँ मैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और उन्होंने उनके जो ख्वाब हैं, उन्होंने जो अपने मुल्क को मजबूत बनाने की सोचा है, अल्लाह ताला उसमें सब में उनको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम, मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छा कदम है। और ये पहले उठा सकते थे मगर उन्होंने बहुत सब्र के साथ बहुत दिनों के बाद ये काम किया है, तो इस पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। जय श्री राम। अगला सवाल। एक खित्ता है हिंदुस्तान का, एक स्टेट है, एक अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिंदुस्तान के सर का ताज रहा है हमेशा, और ये हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। लेकिन अब 1947 से एक ऐसी साजिश की गई। मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आवाज सही आ रही है आपकी। ऐसी एक साजिश रची गई, इंटरनेशनल डिजाइन्स थी जो पाकिस्तान बनाया था जिस मकसद के लिए, और हिंदुस्तान को ऑक्युपाइड रखने के लिए। तो इश्यूज छोड़ने थे, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू छोड़ा गया। और तारीख तो आपको पता ही है कि किस तरह उन्होंने एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन फिर हमारे कबायलियों ने आके हमला किया और कब्जा किया आधे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, और फिर यूएन आ गई और लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई। जो हिंदुस्तान का कश्मीर था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो कि रुकावट बना हुआ था कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, कश्मीरियों की प्रॉस्पेरिटी की तरफ इकदाम करने के लिए। उसमें काफी बेसिक रुकावटें थी। तो 72 साल बाद एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ने आके उस रुकावट को खत्म किया और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लिया। और खास तौर पर लद्दाख को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उनकी टोटल आइडेंटिटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, डेमोग्राफी अलग थी, और वहां पे अब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। आप कैसे देखती हैं जम्मू कश्मीर इशू को, और उसमें पाकिस्तान की बदमाशी की वजह क्या है? देखिए आरिफ भाई, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान की बदमाशी, तो मुझे ये बात दिल को मुझे इसलिए बुरी लगती है कि एक्चुअली एज अ अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, ये हमारी शायद हमारे हम लोग तो खुद इतने दुखी हैं। मतलब हर पाकिस्तानी बलोच रो रहा है, इवन आप यकीन जाने पंजाब भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं।
माली हालात खराब है, कोई बिजनेसेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, सेहत नहीं है, कोई चीज सही नहीं है। तो हम लोग तो जो जख्मी जख्मी चूर चूर हैं, तो कश्मीर मतलब कश्मीर के लिए हम अपने ही घर कहते हैं ना, पहले घर चराग फिर मस्जिद चराग। तो कश्मीर का इशू को तो इंटरलिंक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हमारा फौज का एक बनाया हुआ नासूर जरूर हो सकता है, मगर पाकिस्तान की आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो मीडिया पे देखते हैं वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, मीडिया फौज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जाहिर बात है, मैं तो ये समझती हूँ ये फिर राम मंदिर की तरह ये काम भी भारत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके लिए भी उन्होंने बहुत दिन, बल्कि जब जिसका मुझे बहुत दुख होता है, बल्कि इस पे मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई आपके साथ प्रोग्राम करूं जो कि भारत की तारीख का सबसे बदतरीन जेनोसाइड था, जो वहां के कश्मीर के पंडितों के साथ किया गया था, जुल्म किया गया था। एक्चुअली ये तो उस वक्त कर लेना चाहिए था भारत को, उस वक्त। मुझे नहीं समझ में आता इसकी क्या एक्सक्यूजेस है, भारत की गवर्नमेंट ने उनकी मदद क्यों नहीं की। उतने लोग कत्ल कर दिए गए बेदर्दी से, इतनी औरतें रेप कर दी गई, और इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि पंडितों की, वो जमीन कश्मीरी जमीन बेसिकली पंडितों की जमीन थी, आपने उन्हीं को निकाल दिया वहां से। तो ये यही काम, ये जो 370 है, ये तो उस वक्त हो जाना चाहिए था, ये तो शुरू में हो जाना चाहिए था। इसको भी लिंगर ऑन करके गलत किया, और बहुत सही फैसला है, बहुत देर में किया मगर बहुत अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह इसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट होगा। बल्कि इसका इसका असर जो कुछ होगा ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम भी देखेंगे ना कि देखें वहां क्या क्या अच्छाइयां हो रही हैं, और हम कहाँ हम किस कहना चाहिए बुराई की गड्ढे में गिर रहे हैं, और वो वहां हमको डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिलेगा। बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है, मैं समझती हूँ इस पूरे खत्ते के लिए। मेरे माँ बाप पैदा हुए थे इंडिया की स्टेट गुजरात के एक इलाके जूनागढ़ में, और मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने जो थोड़ा बचपन अपने माँ बाप के साथ गुजारा, तो उसमें मैंने देखा कि वो अपनी मातर धरती को, अपनी जन्मभूमि को बहुत मिस करते थे। बातों में अम्मी अपने बांटवा शहर जहाँ वो पैदा हुई थी, जहाँ बड़ी हुई थी, वहां का जिक्र करती रहती थी। हमारे लिए एक इसरार की जमीन थी इंडिया। हम सरकारी चूरन जो हिंदू दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी का इतना असर नहीं लेते थे। हमारे लिए इंडिया के लिए कभी नफरत मेरे दिल में तो कम से कम पैदा नहीं हुई। आज मैं देखता हूं कि जब मैंने अपना वापसी का सफर शुरू किया है और मैं अपने आप को इंडियन मानता हूं और इंडियन कहलाता हूं, तो मैं बहुत मिस करता हूं कि यार काश हमारे माँ बाप ने हिजरत ना की होती तो हम भी इंडिया में होते और अपनी धरती पर रह रहे होते। आप हिंदुस्तान में अपने पुरखों की जगह को मिस करती हैं, और कभी आप गई हैं वापस अपने उस जमीन को देखने के लिए? मुझे तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है इंडिया जाने की, और इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इंडिया में जाऊंगी। असल में मुझे एक चीज अभी याद आ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको कश्मीर के हवाले से, देखिए जहां कश्मीर के अंदर जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर दिएगा, यासीन मलिक वहां के एक टेररिस्ट। हाँ दहशतगर्द हैं, जिनकी बीवी, जिनकी शादी पाकिस्तान की फौज ने करवाई है, जिनकी बीवी का ताल्लुक आईएसआई से है। तो आप ये बताइए कि, और वहां पे मैं देखती हूँ कि वो बड़ा फ्रीडम है, वो खातून जो है वो इंतहाई डिजाइनर ग्लासेस, डिजाइनर के कपड़े, डिजाइनर के बैग, डिजाइनर ऊपर से नीचे तक सरापा वो डिजाइनर होती हैं। अक्सर और बेशतर जो जितने भी हमारे सो कॉल्ड वहाँ मुसलमान लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, आप इन सबको मैं क्योंकि वॉच करती हूँ, इनके कपड़े देखती हूँ, इनके मेकअप देखती हूँ, उनके एज अ खातून का मतलब आला दर्जे के ये डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं। मतलब और गुर्बत की बात करते हैं कश्मीरी मुसलमानों की, वहां के लोगों के हालात देख लीजिए। तो बिल्कुल मुझे अभी इस पे याद आया कि वहां पे तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से जो कहना चाहिए, जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो डिफरेंट अंदाज से वहां पहुंचा रही है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस पर भी इंडिया की जो अफवाज है या इंडिया की जो हुकूमत है,
इसको भी पाकिस्तान की फौज के साथ सीरियस टॉक करना चाहिए कि इससे देखिए कोई फायदा सिर्फ चंद पैसों के लिए, कि देखिए इसे और कोई पाकिस्तान की फौज से या पाकिस्तान ही नहीं संभल रहा है, तो कश्मीर को प्रॉब्लम में रखकर या इंडिया को तकलीफ पहुंचा के उससे आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बजट में इजाफा करने के लिए ये कर रहे होते हैं ना कि ओ पाकिस्तान खतरे में, पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं है। इस आप यकीन जाने पाकिस्तान से तो सबको खतरा है, मगर पाकिस्तान से आप अगर बॉर्डर भी खोल देंगे ना पाकिस्तान के, तो लोग खुद अपने घरों में गेट लगा लेंगे। अगर हम पूरे बॉर्डर खोल देते हैं ना, कहते हैं भाई आप सब आए, आप यकीन जाने सारे जो हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं वो खुद ताले लगा लेंगे। उनको हमसे खतरा है क्योंकि हमने अपने मुल्क में इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा कर दिए हैं, इतने दहशतगर्द, उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहीं पे जाने के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाने के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो यही हाल है, यही वजह था कि कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम पैदा हुई या हो रही है, और अब मेरे ख्याल में 370 के बाद ये ज़हमत है उनको सफाई करनी है ना, इन तमाम जो पिछला गंद है वो साफ करने में टाइम लगेगा, टेक टाइम। मगर मुझे पता है कि जितना खूबसूरत कश्मीर है, अब मोदी जी जब तक हैं, और उसके बाद भी मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि मोदी जी की हुकूमत 4-5 साल के बाद ना हो और उसके बाद फिर वही पुराने सिस्टम में चले जाए। तो ऐसे ही कोई हुकूमत आगे भी भारत में आए तो वो बहुत अच्छा होगा, जो कश्मीर के लिए अच्छा करे। सॉरी, आपका नेक्स्ट सवाल आपने क्या था? इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, जी, आपको मिस करती हैं और आप कभी गई हैं वापस शाहजहांपुर या इलाहाबाद जो आपका पुरखों का इलाका नहीं है? मैं नहीं गई, बिल्कुल मैं नहीं इलाहाबाद गई। प्रयागराज। नहीं मैं गई नहीं हूँ, बल्कि दिल चाहता है कि वहां जरूर जाएं, क्योंकि हमारी तो मिट्टी वहीं की है, तो इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे और मिलेंगे। बल्कि रिश्तेदारों से बातचीत होती रहती है, वो लोग सब आप यकीन जानिए मैं हैरान होती हूँ, वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। वो अपने आप को किसी भी हाल में हमसे लिंक करना कोई प्राउड फील नहीं करते, ना उनको पसंद आता है। वो लोग वो बहुत खुश होते हैं, बल्कि हमारी बातें सुन के वो दुखी होते हैं कि देखो गलत हुआ, पाकिस्तान बनके ना तुम लोगों के लिए अच्छा हुआ ना हम लोगों के लिए अच्छा हुआ। ये आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पे रहने वाले कुछ लीडरान जो कम्युनल पॉलिटिक्स बिलीव करते हैं, जैसे अवैसी साहब हैं, वहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं, राना अयूब वगैरह, वो 24 घंटे एक ही रोना रोती हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। मेरा बड़ा दिल करता है कि इनको पूछूं कि जेनोसाइड की स्पेलिंग भी पता है, इन्होंने कभी जेनोसाइड देखा है? जेनोसाइड तो हमेशा मुसलमान करता आया है, जैसे बंगाल में किया, जैसे बलूचिस्तान में किया, जैसे ये। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि क्या ये अवैसी वगैरह को फॉलो करना मुनासिब है, जो दिन रात उठते बैठते वहां के भगवानों को गलत गलत नामों से पुकारते हैं, हिंदुओं को एक तरह से हकारत से देखते हैं और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? क्या मैसेज है आपका हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए? देखिए, हिंदुस्तान के जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि जैसे पाकिस्तान को जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान बुरा कर रहा है, इसी तरीके से ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब की भी जो डोरे हैं, आपको पता है कहाँ मिल रही हैं? उनकी डोरे भी कोई हिलाता है तो वो हिलते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं ना, जो पैसा देता है उसकी बोलते हैं वो। कुछ लोग हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे बाकी हैं जो कि हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान गए नहीं, उन्होंने हिजरत नहीं की, मगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां बैठ के, उन्हीं डोरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन डोरों ने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वहां जो मुसलमान रहते हैं, बल्कि वहां पे जो बाज वैसी साहब के साथ मैंने वैसे बहुत सारे हिंदुओं को देखा है, बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी देखा है जो कि ओवैसी साहब जैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरे मजाहिब के सिख हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी साहब ही बोलते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। मैंने वहां पे वहां के डिफरेंट मजाहिब को लोगों को देखा है। वो लोगों का भी एक बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत माइनॉरिटी में वो क्लास है, मगर एक है क्लास जो कि हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर कर रही है। तो मुझे ये यकीन कामिल है कि देखें, जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी मुस्लिम, मेजॉरिटी हिंदू, मेजॉरिटी सिख, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं,
उनको ये पता है कि वो जन्नत में, दुनिया की जन्नत में रह रहे हैं, और इस जन्नत को जन्नत बनाना उनके अख्तियार में है। इस जन्नत को उनको, और उनके पास इबरत के लिए पाकिस्तान मौजूद है। वो वहां से बैठ के देख सकते हैं कि दोजख में जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो वो, मेरा जहां तक ख्याल है, वो अपनी जन्नत को खराब नहीं करेंगे, चाहे ओवैसी साहब कितनी भी डोरियां हिला लें। और ये, इससे ओवैसी साहब की जितनी गालियां और जितनी बदजबानी मैं सुनती हूँ या उनके भाई की, तो उससे एक चीज मुझे मजीद हिंदुस्तान से मोहब्बत होती है कि यहाँ पे तो हम कोई बात, अगर हम पाकिस्तान की, आप क्या पाकिस्तान से क्या नफरत करते, नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते हम लोग नफरत। हम उस निजाम से नफरत करते हैं, हम जो निजाम बना दिया गया, हम उस करप्शन से नफरत करते हैं। तो वो कोई भी इंसान जो वहां भारत में भी रहता है, वो ये बात सोचे और समझ ले कि अगर उन्होंने भारत के साथ कोई भी चीज, या इस तरह के ओवैसी टाइप जैसे लोगों को, या दूसरे कांग्रेस की, मैं इसलिए वो करती हूँ कि कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता लोग थे, उनकी, मेरी नजर में, मैं उनकी वजह से भारत तकसीम हुआ है। जो चंद लोग थे जिन्होंने भारत को तकसीम किया था या बरतानिया के आलाकार बने थे, वो उनका था, उनमें से कुछ लोग कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे। तो मुझे कभी भी इसलिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं या उनकी बातें नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी वजह, वो अगर चाहते तो आज ना पाकिस्तान और इंडिया दो नहीं होते, बल्कि हम एक होते। जब हमने मिलके, हमने आजादी की जंग लड़ी थी सबने मिलके, तो क्या हो गया ऐसी चीज, रातों रात ऐसा कौन सा वाबेला हो गया कि आपने तकसीम की बात को एक्सेप्ट कर लिया। आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, आप इसको मानते नहीं। इस पे थोड़ी सी बात और लिंगर ऑन हो जाती, उनको तो बरतानिया को छोड़ना ही था, हर हाल में छोड़ना था भारत को। तो वो तकसीम का फैसला ही गलत था। तो मैं शायद इसलिए, मेरे जहन के अंदर, मेरे बैकग्राउंड में, नफ्सियात में रहता है। तो वो एक चंद टोला है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाह रहा है, मगर मुझे पता है मेजॉरिटी हिंदुस्तानी कभी भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप अमेरिका में रहती हैं, मैं लंदन में रहता हूँ। यहाँ पे भी काफी मुसलमान हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में। अगर हम देखें कि इंग्लैंड में 2 मिलियन मुसलमान रहता है, 1 मिलियन हिंदू रहता है, लेकिन जो जेल की पॉपुलेशन है उसमें हिंदू ना होने के बराबर है, लेकिन मुसलमान अपनी रेशो से बहुत ही ज्यादा जेल की पॉपुलेशन है। तो क्या हम क्रिमिनल हैं? हम मुसलमान क्रिमिनलाइज्ड कौम बन गए हैं? और क्या हमारी तरबियत में कोई मसला है? क्या वजह है कि हम क्राइम की तरफ हैं? हम जिस घुटन के माहौल से भाग कर इधर आते हैं, तो यहाँ पे फिर ये घुटन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए हम आपके मेरे जैसे मुसलमानों को कि हमारा इमेज यहाँ पे कुछ बेहतर हो? देखिए, इसके लिए तो मैं यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे जब सेनेटर्स और इन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो मैं ये बात कहती हूँ, बल्कि मैं आपके फोरम से मुझे कहने का मौका मिलेगा। देखिए, पूरी दुनिया में अगर एक चीज सारी दुनिया गवर्नमेंट लेवल पे कर दे कि पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, तालीमी सिस्टम से मजहबी तालीम हर जगह से खत्म कर दी जाए। क्योंकि जो छोटे दिमाग बच्चे होते हैं ना, जिनको हम बचपन में, यानी कि आप 5 साल से लेके 15, 16, 17 साल तक के बच्चों को जब हम ब्रेन उनको बना रहे होते हैं, तो हम उनको, हमारा फोकस होना चाहिए कि वो एक अच्छे इंसान बने, ना हमारा फोकस होना चाहिए कि वो एक अच्छा हिंदू बने, ना वो अच्छा मुसलमान बने, ना वो क्रिश्चियन बने, ना वो सिख बने। वो 17 साल की उम्र तक एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने जो इंसानियत के काम आए। मगर जितनी, फिर माजरत के साथ, कि जितनी बुराइयों की जड़ें निकल रही हैं, वो सब मदरसों से निकल रही हैं। और अफसोस की बात यह कि अमेरिका जैसी जगह में भी मदरसे कायम है, यहाँ पे भी मदरसों का जोर है। तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट, जबकि मैं एज अमेरिका की एक शहरी होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि कुदरत जो है ना, किसी मुल्क को, ऐसे लोग बहुत बुराइयां करते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अमेरिका को ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना दिया है।
इस देखें आप यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज नजर आती है मुझे बात करने में, वो आपकी सारी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मगर ये लोग झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ से इन्होंने प्रेसिडेंट को अपने निकाल दिया था व्हाइट हाउस से, या उसको दोबारा उनके नहीं आने दिया। उसकी वजह ये थी कि उसने झूठ बोला था अवाम से। तो ये लोग भी अमेरिका खत्ते में बैलेंस रखता है, उसको पता है कि कहाँ ढील देना है। तो मुझे यही होता है, तो मैंने उनसे कहा भी कि आप यहाँ पे भी पढ़ाई के अंदर ये जो अलग अलग सिस्टम, मुसलमान स्कूल अलग बन गए, इस्लामी स्कूल अलग बन गए, जब भाई अलग ही बनाने तो हम लोग अपने मुल्कों में रहिए, यहाँ पे आके हम दुनिया की तालीम हासिल करें। और मजहब, मैं समझती हूँ हर मजहब का घर होना चाहिए, घर में होता है मजहब। आप घर में जो है मजहब आपका वो है, जब आप बाहर निकले तो आप सिर्फ एक इंसान हो, आप एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए। आप, मतलब ये मेरी अपनी जाती सोच है, और मैं ये समझती हूँ यही होना भी चाहिए। होना और तो चाहिए। यही वजह है जो तालीम की हमारे पास मुसलमान बच्चों के अंदर हमको एक झूठी तारीख में खो दिया जाता है। हम कभी कुछ बनना चाहते हैं, हम कभी कुछ बनना चाहते हैं। हम एक जो खुद क्रिएट की हुई झूठी तारीख है, बिल्कुल वो सच्ची तारीख भी नहीं है। अगर हम उन तमाम तारीखों की हकीकत में जाए तो हम शर्म से डूब मरे, और हम कभी उसका जिक्र भी करना पसंद ना करें। जिनको हम हीरो समझते हैं वो एक्चुअली जीरो हैं। वो इंतहाई, उनकी पर्सनल लाइफ भी अगर आप पढ़ें, जो जो हम लोगों को हीरो बनाए जाते हैं, तो वो काबिल शर्मिंदगी, तकलीद नहीं है कि हम उनको रोल मॉडल बन के। तो हमारे बच्चों को एक झूठी तारीख पढ़ाई जाती है, वो अपने पास्ट में रहते हैं। वो आगे जाने के बजाय, वो आगे 10 साल 20 साल आगे सोचने के बजाय, वो बस 200 500 साल और 1000 साल पीछे सोच रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जब आपके पास तालीम की कमी होगी, तो फिर आप, जब तालीम की कमी होगी तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आपके लिए जेल ही खुले हुए होते हैं, एक ही रास्ता होता है जिसका अंजाम जेल होता है। तो मेरे ख्याल में जो मुसलमान के पास तालीम की कमी है, जब तालीम की कमी होती है तो मेजॉरिटी, फिर आपका ठिकाना आखिरी या तो गोली होता है, या जेल होता है, या फांसी का फंदा होता है। सही कह रही हैं, आपका होना यही चाहिए कि स्कूल में मजहब की तालीम ना दी जाए। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल में हमने एडमिशन कराया तो हमें पूछा गया कि भाई आपको रिलीजियस पीरियड में क्या पढ़ाना है, इस्लाम पढ़ाना है कि क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ाना कोई भी मजहब। उन्होंने कहा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा बिल्कुल मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कौन सा इस्लाम सिखाना है लेट मी डिसाइड, हम घर में सिखा देंगे। तो उन्होंने कहा फिर हमारा एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटी, तो हम उनको ह्यूमैनिटी के सब उसमें बिठाएं। मैंने कहा उनको ह्यूमैनिटी में बिठा दो, उनको इस्लाम कौन सा कितना सिखाना है ये हमारा मसला है, आप उसकी फिक्र ना करें। बदकिस्मती है कि आज शाम को मैं इल्फर्ड गया, एक पाकिस्तानियों का बंगालियों का इलाका है यहाँ पे लंदन में। बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल से वापस आके अरबी जुब्बा पहन के घुटने से ऊपर तक का सर पे टोपी लेके मदरसे में जाते हैं। तो ये तो हम माँ बाप का फर्ज है कि हम अपनी जनरेशन को क्यों इतना ज्यादा एक्सट्रीम में मजहबी बनाना चाहते हैं। तो अगर इतना ही हमें मजहबी बनाना है तो चले ना, फिर हम चलते हैं सऊदी अरब में जाके रहते हैं या पाकिस्तान में जाके रहते हैं, फिर यहाँ पे क्या लेने आए हैं सर। आपको पता है कि आप जितने हम जुब्बे पहन लें, मगर आप अपनी बेटी की शादी किसी अरब से नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने बेटे की शादी किसी अरब से नहीं कर सकते। वो कभी आपके रिश्तों को, आप मेरी और आपकी तो औकात ही नहीं है कि हम उनको अपने बच्चों को रिश्ते दें। वो लोग, आपको पता है कि इतने सख्त रूल हैं कि वो दिमागी डॉक्टरों का सर्टिफिकेट मांगते हैं, हेल्थ के सर्टिफिकेट मांगते हैं। और वो तो मेजॉरिटी यहाँ पे बाहर अमेरिका लंदन वगैरह में मेजॉरिटी, बोलने की बात नहीं है, मगर ज्यादातर वो अपनी अय्याशी के लिए तो शादियां कर लेते हैं अरब आदमी, मगर मेजॉरिटी, आप वहां पे जो रह रहे होते हैं ना, जो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, या दुबई में बरसे बरस 20-20 साल, मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी दमाम में लगाई, उन्होंने वहां जॉब की, मगर वहां पे आप अपने बच्चे, आपके जवान हो जाए, मगर आप उनके बच्चों से शादियां नहीं कर सकते। वो आपको इतने डिग्रेड करते हैं, या आपको इतना, आपको इस काबिल नहीं समझते। तो जो जुब्बे पहना कर अपने बच्चों को घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप बगैर, आप जाके रह सकते हैं सऊदी अरब में? जिस तरीके से आप दूसरे ममालिक में सऊदी अरब को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, जो भी वॉट एवर। तो ये, और आप ये देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरे मुल्कों के मुसलमान ये हरकतें नहीं कर रहे हैं। हम मुसलमान जो खासतौर पे भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं, हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं।
हम अब जब भी कोई इंसान अपने कल्चर, अपनी तहजीब से दूर हो जाता है, हमारी आइडेंटिटी, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हम इस आइडेंटिटी से क्यों चिढ़ते हैं, हमारा क्या कॉम्प्लेक्स है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम कितने भी अरब बन जाएं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहते रहें, मगर क्या इन सब कुछ को बोलने के बाद कि अरबी हमको अरबी समझने लगेंगे? नहीं, नहीं समझेंगे। बल्कि वो ज्यादा इंप्रेस दूसरे ममालिक से होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी के साथ रहते हैं। अरब भी उनसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो हमसे नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं। तो शायद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसीलिए अपनी कल्चर को अरब से